दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने जब से बाजार में लिस्टिंग की है उसके बाद अगर आप देखें तो एक के बाद एक बहुत सारी शानदार अपडेट निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो तो काफ़ी शानदार है। और पीएसयू स्टॉक यह जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की एक मजबूत कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। क्या है आगे की संभावना, यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब क्वार्टर 3 भी आने वाला है, उसकी भी क्या संभावना बन सकती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसने आप देख लो कि लिस्टिंग के वक्त काफ़ी बेहतर किया और आगे अब देख सकते हो कि लोगों की अपेक्षा है कि ये कुछ और बेहतर करे। वैसे तो बाजार में गिरावट का माहौल है, उसका असर कुछ तो दबाव में देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक फिर से दौड़ने लगा है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 135 पर। क्लोजिंग गुरुवार की 134 के आसपास थी। इंट्राडे में 138 का हाई भी बन गया, यानी बाजार ने अगर साथ दिया होता तो स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना और जिस तरह से बाजार क्रैश कर गया उसमें ये 138 से स्टॉक नीचे आ गया और 130 का इसने लो बनाया, तो गिरावट का असर देखने को मिला। लेकिन देख सकते हो कि फिर भी कोई गिरावट इतनी बड़ी नहीं है। 131 पर इसकी क्लोजिंग थी, 2.32% की गिरावट थी। अब वैसे स्टॉक देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से बेहतर किया है। इस महीने की शुरुआत में अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 125 के आसपास था और यहाँ पे अगर देख सके 28 नवंबर को तो ये 120 के आसपास ही था और वहाँ से इसने बेहतर करना शुरू किया। 125 के लेवल से जो इस महीने की शुरुआत की तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने दौड़ते हुए लगभग यहाँ पे 148 का हाई बनाया 12 दिसंबर को और 11 दिसंबर को 152 तक चला गया था। इंट्राडे में 154 तक चला गया था, यानी 150 को इसने पार किया था, तो काफ़ी बेहतर करने लगा था। उसके बाद बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हो गया और नतीजा ये कि उस गिरावट की वजह से जब सब स्टॉक नीचे आया तो ये भी लगभग 135 तक आया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने की शुरुआत में जहाँ पे स्टॉक था उससे अभी भी बेहतर है, यानी उम्मीद है कि जैसे बाजार में तेजी का वातावरण बनेगा तो स्टॉक कमाल कर सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो है बिहार से। तो एनटीपीसी लिमिटेड की रिन्यूएबल एनर्जी आर्म एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार के साथ में उद्योग विभाग के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने 21 दिसंबर को कहा है कि इस समझौते का मकसद राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी की पहल को बढ़ावा देना है। बीते शुक्रवार को ही कंपनी के शेयरों में 2% की गिरावट देखने को मिली थी और आप देख लो कि BSE स्टॉक 132 के आसपास था। तो ये 20 दिसंबर 2024 को पटना में जो आयोजित हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। बिहार सरकार के डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आलोक रंजन घोष और NGEL के एडिशनल GM बिजनेस डेवलपमेंट बिमल गोपालचारी ने बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये एक MOU साइन किया है। तो इस MOU का जो मकसद है बिहार में ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी की पहल का विकास करना, विकसित करना। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि MOU बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एक अहम निवेश की फ्रेमवर्क को तैयार करता है, जिसमें ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी में की आदि की पहल होती हुई दिखाई देगी। तो देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 24 सितंबर तक ऑपरेटिंग कैपेसिटी मार्च 2024 तक बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और हाइड्रो एनर्जी को छोड़ के कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में 6 से अधिक राज्यों में कई स्थानों पर मौजूदगी के साथ सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट शामिल है, जो लोकेशन स्पेसिफिक जनरेशन वेरिएबिलिटी के जोखिम को कम करने में इसको मदद करता है। सितंबर 2024 तक एनटीपीसी ग्रीन की ऑपरेशनल कैपेसिटी 6 राज्यों में 3220 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट और 100 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट के साथ में है, जिनकी एवरेज पावर परचेस एग्रीमेंट
अवधि भी 25 साल के लिए। इसके अलावा सितंबर 2024 में उनके पास 13,576 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्टेड और अवार्डेड प्रोजेक्ट है और 9,175 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर है। तो बहुत ही शानदार इसका पोर्टफोलियो और काफ़ी बेहतर है। अब आने वाला जो 26 दिसंबर है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 26 दिसंबर को कंपनी का देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। तो कंपनी का आईपीओ आने के बाद 1 महीना हो गया है। जो पहले महीने में लॉक इन पीरियड खुलता है तो करीब 18.3 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे। यह संख्या कंपनी की कुल बकाया इक्विटी का 2% है। यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि लॉक इन अवधि समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी शेयर बाजार में बिकने के लिए आ जाएंगे, बल्कि वो ट्रेडिंग के योग्य होंगे। अगर कोई चाहे तो वो बिकवाली कर सकता है, नहीं चाहे तो वो रखेगा शेयर, लेकिन लॉक इन पीरियड खुलेगा। जो एंकर इन्वेस्टर है उनको मौका मिलेगा अपने शेयर बेचने का, तो इससे शेयर में दबाव आता है। तो देख सकते हो कि दूसरा जो लॉक इन पीरियड 3 महीने के लिए होगा वो 24 फरवरी 2025 को खुलेगा, जब अन्य 18.3 करोड़ शेयर फिर से जो 2% कुल इक्विटी का बाजार में फ्री हो जाएगा। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से नोट में इसकी जानकारी दी गई है कि करीब 18.3 करोड़ शेयर है जो अब बिकवाली के लिए आ सकते हैं 26 दिसंबर को। तो ये डेट आपको खास ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आंध्र प्रदेश में अपने आगामी ग्रीन हाइड्रोजन हब को बिजली देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की योजना बना रही है। नेटवर्क की क्षमता 20 गीगावाट है। यह नेशनल पावर ग्रिड से अलग रहेगा। शुरू में अनंतपुर में एनटीपीसी के प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट को पूरी मडका में भारत के पहले हाइड्रोजन हब से जोड़ेगा। दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1600 एकड़ में आने वाले हब को हर दिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये योजना बहुत बड़ी है और इसका अभी देख सकते हो कि आने वाले समय असर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी संचालित इलेक्ट्रोलाइजर्स को पानी में डालने से ऑक्सीजन को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी सोलर और विंड के माध्यम से जो बिजली निर्माण होती है उसको पानी से गुजार के इसको निर्माण किया जा सकता है। और इस ईंधन का जो उपयोग है रिफाइनरीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में किया जाता है, जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए। तो ये एक आने वाला समय का देश का फ्यूल है जो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकता है। अभी ये जो अभी वैचारिक चरण में है पूरी के जो भी प्रोजेक्ट है, जब एक बार कंपनी के पास जमीन आवंटन पर स्पष्टता होगी तो नेटवर्क स्थापित करने पर तेजी से आगे बढ़ेगी। योजना 2032 तक 20 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की है। एनटीपीसी ग्रीन ने राज्य सरकार से परियोजना के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। अगर उनका अनुरोध मान लिया जाता है तो ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अभी आप इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,10,949 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब यह है कि यह देख लो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट अभी जारी होगी उसमें ये एलिजिबल है। और आप देख सकते हो कि ये लार्ज कैप में कंपनी जा सकती है, क्योंकि 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है तो लार्ज कैप के हकदार बनती है कंपनी। तो अब ये जैसे इसका रिव्यू होगा और जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी जानकारी मिल जाएगी तो कंपनी आ जाएगी देख सकते हो कि लार्ज कैप में। नंबर ऑफ शेयर इसके 842.63 करोड़ है। पीबी इसका 6.15 का है और कैश 469.97 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 89.01% है, काफ़ी ज़्यादा है, इसको 75% करना होगा निकट भविष्य में। यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ इसका 1049.82% है। आरओसी इसका 9.77% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 1,18,662.12 करोड़ की है। इसका पी 299.45 है। यह दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, हाई है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। बुक वैल्यू इसकी 21.42 की है और डेट इसका 8,182.61 करोड़ के आसपास है। इसका ईपीएस 0.44 रुपीज़ है और आरओई 6.64% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 112.38% है। कुल मिला के इसकी संभावना काफ़ी शानदार है और देख सकते हो कि आने वाले समय में Q3 भी आएगा। Q3 बेहतर होगा तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल जो Q2 था उसमें नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।